सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की तरफ से सह स्थापित और हर्बल उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कई रोगों के संबंध में अपने दवाओं के बारे में विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावों को लेकर आगाह किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, पतंजलि को सभी भ्रामक दावा वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव, उनकी कंपनी पतंजलि विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी पतंजलि आयुर्वेद और उनके उत्पाद विवादों में घिरे रहे हैं। साल 2022 में पतंजलि के गाय के घी में मिलावट सामने आई थी। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से किए गए परीक्षण में शुद्ध गाय का घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा था। पतंजलि के शुद्ध गाय घी का नमूना उत्तराखंड के टिहरी में एक दुकान से लिया गया था। इसे एक प्रयोगशाला में भेजा गया जहां इसे मिलावटी और संभावित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया था। पतंजलि ने नूडल्स को लेकर भी विवाद हुआ था। दिसंबर 2022 में बीजेपी नेता और सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव को मिलावटखोरों का राजा करार दिया था। उन्होंने पतंजलि के उत्पादों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने की भी धमकी दी थी। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं के अधिकारियों ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नवंबर 2022 को 5 दवाओं का उत्पादन रोकने और मीडिया में विज्ञापन हटाने के लिए कहा था। स्टेट अथॉरिटी पतंजलि ग्रुप की दवाओं बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, थायरोग्रिट, लिपिडोम और आई ग्रिट गोल्ड के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन दवाओं को इन बीमारियों के इलाज के रूप में आक्रामक रूप से प्रचारित किया गया। बाद में कंपनी दिव्य फार्मेसी की तरफ से संशोधित फॉर्मुलेशन की जानकारी दी गई थी। इसके बाद फिर से इन दवाओं के उत्पादन को हरी झंडी दी गई थी। 2021 में कोविड के दौरान पतंजलि की तरफ से हरिद्वार के दिव्य प्रकाशन पतंजलि अनुसंधान संस्थान में विकसित कोरोनिल टैबलेट लॉन्च की गई थी। पतंजलि की तरफ से दावा किया गया था कि यह 7 दिनों में कोविड-19 को ठीक करती है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से उस समय दावा किया गया था कि इस टैबलेट को आयुष मंत्रालय से WHO की प्रमाणन योजना के अनुसार कोविड के इलाज में मददगार दवा के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। आयुष विभाग की सख्ती के बाद इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचा जाने लगा था। आपने भी खूब खाई होगी जब इम्यूनिटी की बात हो रही थी। 2016 में पतंजलि के सरसों तेल के विज्ञापन को लेकर सवाल उठे थे। खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आरोप था कि पतंजलि के कच्ची घानी सरसों के तेल के विज्ञापन झूठे और भ्रामक हैं। एसई के बयान में कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा प्रकाशित सरसों तेल का मौजूदा विज्ञापन उचित नहीं है। इस विज्ञापन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड तेलों के बारे में भ्रामक और झूठे बयान दिए गए हैं।
SEA ने पतंजलि को साक्ष्य दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत ज्ञापन पत्र भेजा था। साथ ही ज्ञापन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड तेलों के खिलाफ दिए गए भ्रामक बयानों को वापस लेने का निवेदन किया गया था। 2022 में राजस्थान में पतंजलि के सरसों का तेल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया गया था। मार्क्सवादी नेता वृंदा क्रांत ने साल 2006 में रामदेव पर पतंजलि की दवाओं में इंसानों और जानवरों की हड्डियों को मिलाने का आरोप लगाया था। इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। बाद में पतंजलि ने आरोप से इनकार किया था। इसके लगभग एक दशक बाद पश्चिम बंगाल की एक लेबोरेटरी में गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बाद सेना ने अपनी कैंटीन से पतंजलि आंवला का रस वापस ले लिया था। क्योंकि रामदेव के हाथ ऊंचे हैं, उनके संबंध बहुत बड़े हैं, आप सब जानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर होती है तो बस जैसी होती है आप जानते ही हैं। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। इंडिया गठबंधन तेजी के साथ जुड़ा था। कई बैठकें हुई, विपक्ष के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा हुआ, एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। तय हुआ कि भाजपा के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। इससे विपक्ष के वोटों का बंटवारा रुकेगा। जो लोग भाजपा की नीतियों से परेशान हैं, उन्हें लगा कि अब मोदी सरकार की विदाई तय हो जाएगी। लेकिन इंडिया जितनी तेजी से साथ जुड़ा था, उतनी तेजी से बिखरने लगा। मध्य प्रदेश में सीट ने दिए जाने पर सपा के अखिलेश यादव ने सबसे पहले ऐलान किया था कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर आपके अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि हम अकेले चुनावी समर में उतरेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक चलो की राह पकड़ ली। नीतीश कुमार वहीं चले गए जहां से आए थे। इंडिया को खत्म हुआ मान लिया गया। विपक्ष पर तंज किए जाने लगे। गोदी मीडिया में भाजपा प्रवक्ता चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलने लगे। गोदी एंकरों और एंकरनियों ने उनका साथ दिया। भाजपा ने 400 पार का नारा दे दिया, लेकिन अभी पिक्चर बाकी थी। इंडिया के टूटने बिखरने से लेकर उसके खत्म होने की बातों के बीच राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो नई यात्रा पर निकल पड़े। जनता से सीधा संवाद करने लगे। उनकी यात्रा में विशाल जनसमूह मुड़ने लगा। गोदी मीडिया ने राहुल की यात्रा का बहिष्कार जारी रखा। इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता था कि यात्रा से ज़्यादा ज़रूरी काम था सीट शेयरिंग पर बात करना। वह चाहते थे कि राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर सीट शेयरिंग पर माथापच्ची करते रहें और जनता में संदेश चला जाए कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। सीट शेयरिंग पर बात करने की जिद नीतीश कुमार की ज़्यादा थी। वही सबसे ज़्यादा चाहते थे कि राहुल गांधी को दिल्ली तक सीमित कर दिया जाए। वे बीजेपी से पींगे बढ़ाते रहें और एन वक्त पर इंडिया में पलीता लगाकर एनडीए में शामिल हो जाएं। मगर ऐसा हो नहीं सका। राहुल गांधी की यात्रा चलती रही और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात भी होती रही। इस इंटरनेट युग में जब बात करने की हर तरह की सुविधा मौजूद हो, तो एक जगह बैठकर बात करने की ज़रूरत भी क्या थी। अब तो वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है। जब ये मान लिया गया कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, उसकी भ्रूण मौत हो चुकी है, तब अचानक बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन फिर से जुड़ने लगा। गठबंधन में तेजी से सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होने लगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया। केरल में भी कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ में भी सीटों का बंटवारा हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केरल की 20 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 4 सीटों में से 2 पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और 1 पर केरल कांग्रेस खे और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 20 सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरकार लंबे विचार विमर्श के बाद सहमति बन गई। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल चुनाव मैदान में होंगे। साथ ही सीट बंटवारे के तहत मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी गई। सीट शेयरिंग पर सहमति विपक्ष विरोधियों, गोदी मीडिया, उसके एंकरों और एंकरनियों पर वज्रपात सरीखा था।
दूसरा वज्रपात इन पर तब गिरा जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 24 फरवरी को लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ और गोवा में सीट बंटवारे समझौते की घोषणा कर दी। इस समझौते के तहत आप दिल्ली में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र से 1 सीट आपको दी गई है। दोनों दल गुजरात में भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस गुजरात में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी भावनगर और भरूच सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। इसके अलावा कांग्रेस चंडीगढ़ और गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि पंजाब के लिए सीट बंटवारे समझौते की घोषणा नहीं की गई, लेकिन जल्दी ही पंजाब में भी सीट शेयरिंग समझौता हो सकता है, ऐसा बहुत संभव है। अभी विपक्ष विरोधियों और गोदी मीडिया पर एक और वज्रपात होना था। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे का हल निकाल लिया गया है। सूत्रों ने 24 फरवरी को जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के लिए 5 सीटें छोड़ेगी। टीएमसी कांग्रेस को जो सीटें देने को राजी हुई है उनमें दार्जिलिंग, रायगंज, दक्षिण मालदा, बहरामपुर और पुरुलिया सीट शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा मेघालय और असम का भी हल निकाल लिया गया है। कांग्रेस टीएमसी को मेघालय में 13 सीट देने को तैयार है। असम में भी कांग्रेस टीएमसी के लिए 1 सीट छोड़ेगी। इस तरह बिखरा हुआ विपक्ष एक होता जा रहा है। हालात वही बन रहे हैं जो सोचा गया था, यानी भाजपा के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के वोटों के बिखराव का फायदा मिलता रहा है। अगर लोकसभा चुनाव इसी तरह लड़ा गया जैसे विपक्ष ने रणनीति तैयार की है, तो भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकना नामुमकिन नहीं है। जिन पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ था वे सही कर लिया गया। बिहार में कांग्रेस राजद का गठबंधन पहले से ही है। तेजस्वी यादव की यात्रा में जिस उत्साह से युवा भागीदारी कर रहे हैं वे अभूतपूर्व है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुई टूट के बावजूद उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस एकजुट हैं। जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच समझौता हो सकता है। जम्मू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल मानी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सीट बंटवारे पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ बातचीत चल रही है। लोग जल्द ही अच्छी खबर सुनेंगे, क्योंकि एनसी और पीडीपी के साथ सीट बंटवारे समझौते पर बातचीत चल रही है और हम संसदीय चुनाव एक साथ लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना ज़रूरी है। अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने मुल्क को खतरे में डालने वाले हैं। कुल मिलाकर ये नैरेटिव धराशायी होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया कोशिश जारी रखेगा कि इस तरह की खबरें प्लांट की जाएं जिससे ये भ्रम फैले कि गठबंधन टूट रहा है या टूट जाएगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर फंसा पेच, बंगाल में भी आ रही है मुश्किल, राजद और कांग्रेस में नहीं है सब कुछ ठीक जैसी खबरें सूत्रों के हवाले से चलाई जाएंगी। ऐसी खबरों का न कोई आधार होगा न कोई स्रोत। चूँकि विपक्ष में बिखराव की खबरें चलानी है तो वे चलाएंगे ही, और अब तक वे यही कर रहे हैं। उनके निशाने पर विपक्ष ही है। राज्यसभा चुनाव में यूपी में सपा के विधायकों का भाजपा का वोट करना, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों का भाजपा के उम्मीदवार को जिताना तो सुर्खियों में है, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उसका कहीं जिक्र नहीं है। अगर है भी तो चलता किस्म का है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली तो बीजेपी को 1 सीट मिली है। कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई। एक भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस के अजय माकन के लिए मतदान किया, जबकि अन्य विधायक ए शिवराम हेब्बार ने मतदान में भाग नहीं लिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया और कहा कि पार्टी उनसे निपटने के लिए कानूनी विकल्प तलाशेगी। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा, मेरी जानकारी मिली है कि सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की है। मेरा मानना है कि लोग बार बार धोखा देने वालों को पसंद नहीं करते।
क्या लोग सपा और कांग्रेस के विधायकों को पसंद करेंगे जिन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दिया? दूसरे दल के विधायक भाजपा के पक्ष में वोट करें तो सही, भाजपा विधायक ऐसा करें तो वो धोखा हो गया। क्या यही है रणनीति भाजपा की? क्या यही नीति है? बहुत बहुत शुक्रिया।